बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 366 मुलाहज़ा फरमाएं। मेरी दर्जनों तरसी हुई रातों और सुलगते हुए दिनों के इंतज़ार के बाद वो मुझे देखने को मिली थी और ऐसे मिली थी कि बयान से बाहर हमारा ये मिलन जुदाई से ज़्यादा तड़पा देने वाला था, बदन में नश्तर उतारने वाला, रूह पर कोड़े बरसाने वाला था। अचानक एक और ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया। मैंने खतरनाक अंदाज में सोचा, क्या साहिल को भी मेरे जैसे तरीके से नहलाया गया होगा? इस सवाल के हक़ में एक और सवाल सर उठाए खड़ा था। अगर मुझे दो हसीनाओं ने गुस्ल दिया था तो क्या साहिल को दो मर्दों ने बात कराया था, एक स्याह फाम और दूसरा सफेद फाम? और क्या वो दोनों भी रोजी और रोटी की तरह मुख्तसर जामे में थे? उन्होंने भी इसी शिद्दत से साहिल को उठाकर किसी टब में फेंका होगा? मैं 9 लाख सवालात के जवाब ढूंढने की ताब नहीं रखता था। इस तस्वुर ने कि बेरी साहिल को दुश्मन खातों ने छुआ होगा मुझे बेहाल कर दिया। उसके बाद पेश आने वाले हालात के बारे में मैं सोचने की ताकत नहीं रखता था। खून मेरी रगों के अंदर उछल कर रह गया। उसी में वो तोते की चूंच वाला यहूदी उस हाल में नमूदार हुआ। मैं उससे बहुत सारे सवालात करना चाहता था, लेकिन उसने ढेरों किया मुझे एक सवाल करने का मौका ना दिया और वहां पहुंचते ही अपने काम में मसरूफ हो गया। अगले लम्हे मुझे अपनी गर्दन के नजदीक किसी सुई की चुभन महसूस हुई। यकीनन मुझे कोई इंजेक्शन दिया गया था। गुस्ल के बाद बेखासा हल्का फुल्का हो चुका था। इस इंजेक्शन के बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरा जिस्म रुई का गाला बन गया हो। मैं खुद को फजा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा, नशे में चूर किसी आवारा बादल की तरह। साल के बाद में भी एक इंजेक्शन दिया गया, फिर हमें दोबारा उसी स्टेशन वैगन में सवार कराया गया। एक मरतबा फिर हमारा सफर शुरू हो गया। ताम इस बार हमें अकबी निशिस्त बख्शी गई। हम दोनों संगी मुजस्मों के माने चुपचाप और साकत बैठे थे। हम दो ऐसे पड़ोसी थे जो किसी शदीद झगड़े के बाद अपना जीना मरना अलग कर चुके थे। मैं नहीं जानता था हमारा ये नातमाम सफर कहाँ जाकर तमाम होगा। मैं ये जान भी कैसे सकता था? मैं तो इस वक्त खुद अपने आप को भूल रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं फिजाए बसीत में कहीं गुम हो रहा हूँ, एक अथाह खला में तहलील हो रहा हूँ। मैं कतरा कतरा पिघल रहा था और जर्रा जर्रा बिखर रहा था। शायद मैं होशो खर्च से बहुत दूर बेखबरी की किसी वादी में उतर रहा था। मेरी आंखों ने इस कैफियत में जो आखिरी मंजिर देखा वो वैगन के डैशबोर्ड का मंजिर था, जहाँ स्पीडोमीटर के साथ ही नॉर्थ कंपास का डायल भी था। नॉर्थ कंपास यानी कुतुब नुमा की सुई बता रही थी कि हम शुमाल की जानिब गामजन है। अलास्का तो पहले ही कुर्रे अर्द के इंतहाई शुमाल में वाक़ था। पता नहीं शातिर यहूदी हमारे लिए अपने जहन में क्या सोचे बैठे थे। कहीं ये लोग हमें नॉर्थ पोल पर ले जाकर फेंकने का इरादा तो नहीं रखते थे। आंख खुली तो मैंने खुद को एक संगलाख कमरे में पाया। हैरत और दिलचस्पी से इस कमरे के दरो दीवार को देखने लगा। दरो दीवार क्या, वहां तो चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी। दरवाजे का नामो निशान कहीं दिखाई नहीं देता था। अलबत्ता एक दीवार में एक छोटी सी खिड़की जरूर मौजूद थी। मैं उठकर बैठ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी गद्दे पर हूँ। वो एक छोटा सा स्प्रिंग वाला मैट्रेस था जिसकी लंबाई 5 फुट और चौड़ाई महज 2 फुट थी। मज़कूरा मैट्रेस इस मुख्तसर से कमरे की एक दीवार के साथ बिछा हुआ था। इस संगलाख कमरे का साइज 8 बाई 8 फुट से ज्यादा नहीं था। यूं मालूम होता था किसी पहाड़ी को बड़ी महारत से तराश कर वो कमरा वजूद में लाया गया था। मैं मैट्रेस से नीचे उतर आया। उठकर खड़ा हुआ तो उस पथरीले कमरे की छत का अंदाजा हुआ। फर्श और छत के दरमियान भी 8 फुट से ज्यादा फासला नहीं था। वो एक नीची छत वाला कमरा था। मैं थोड़ा सा उचक कर उस कमरे की छत को छू सकता था। इस कमरे के कोने में मुझे एक छोटी सी चौबी मेज भी नजर आई। मेज पर पानी से भरी हुई एक बोतल रखी हुई थी। यकीनन ये पानी मेरे लिए ही था, क्योंकि इस कमरे में मैं था, दूसरा कोई नहीं था। लामहल्ला मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया। हम दोनों को एक जैसे ट्रीटमेंट से गुजारने के बाद एक साथ उस स्टेशन वैगन में सवार कराया गया था। वैगन में बैठने के थोड़ी देर बाद मैं गफील हो गया। मेरी आंख उस छोटे से चटानी कमरे में खुली तो ऐन मुमकिन था साहिल को भी किसी ऐसे ही कमरे में पहुंचाया गया हो। बहरहाल उसे मुझसे अलग कर दिया गया था। मुझे अपनी सोच पर खुद ही हंसी आ गई। अलग कर देने वाली बात तो मैं से सोच रहा था जैसे इससे पहले वो मेरे साथ थी, मेरे हाथ थी। मैं कमरे की वाहिद खिड़की के पास आ गया। वो नहायत ही मुख्तसर और अजीबो गरीब खिड़की थी। इसकी कुल पैमाइश 8 बाई 10 इंच होगी, 10 इंच चौड़ी और 8 इंच ऊंची। खिड़की के निचले हिस्से में चौड़ाई के रुख स्टील की 1 इंच मोटी सलाख ने उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ये तकसीम भी समझ में ना आने वाली थी। इस मजबूत सलाख की तंसीब ने खिड़की को 2 in 1 बना रखा था। निचला पोर्शन 2 बाई 10 इंच का था, जबकि ऊपर वाला 6 बाई 10 इंच का। यह मखसूस किस्म की खिड़की यकीनन किसी मकसद को जहन में रखते हुए ही बनाई गई थी। मैं खिड़की के नजदीक खड़ा उसकी तामीर के मकासद पर गौर कर रहा था कि बाईं जानिब दीवार में मुझे एक दरार सी नजर आई। मज़कूरा दरार 2 दीवारों के संगम पर एक कोने में वाक़ई थी। मैंने आगे बढ़कर उस दरार के अंदर झांका। 1 फुट की उस खला के बाद मुझे एक छोटा सा वॉशरूम नजर आया। वो दरार दर हकीकत 1 फुट चौड़ा और 4 फुट तवील एक तंग सा रास्ता थी, जिसमें पहलू के बल खिसकते हुए मज़कूरा बाथरूम तक पहुंचा जा सकता था। मैं खिड़की वाली दीवार से पुश टिकाकर धीरे धीरे खिसकते और सिरकते हुए बाथरूम के अंदर पहुंच गया। वो 3 बाई 3 फुट का एक चौकोर सा डरबा था
जिसमें एक कोने में कमोड नस्ब था। दूसरी जानिब दीवार के साथ वॉश बेसिन लगा हुआ था। वॉश बेसिन के दाएं हाथ दीवार पर टिश्यू रोल भी नस्ब था। एक कोने में छोटी सी वेस्ट भी दिखाई दे रही थी। हैरत अंगेज तौर पर इस बाथरूम में मुझे खिड़की या दरवाजा दिखाई ना दिया। पता नहीं वेंटिलेशन का क्या बंदोबस्त था, वहाँ किसी किस्म की बदबू या घुटन महसूस नहीं होती थी। साबुन तौलिया या आईना नाम की कोई शय वहाँ नजर नहीं आती थी। मैंने इस वॉशरूम का गुजारा चलाओ का नाम दिया और वापस दीवार के साथ सिरकते हुए उस कोठरी नुमा चटानी कमरे में आ गया। कमरे में किसी दरवाजे की गैर मौजूदगी ने मुझे उलझा कर रख दिया था। पता नहीं इस कमरे में आमदोशुद का क्या जरिया था। आखिर उन्होंने मुझे तो इस कमरे में पहुंचाया था। ऐसा सोचते हुए मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मैं बेइंतहा ताज्जुब से अपने हाथ पाँव को देखने लगा। मेरे मज़कूरा आज़ाब मेरे ताबे थे और मेरी मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहे थे। खुदा जाने बेदार होने के बाद मेरा इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया था। स्टेशन वैगन में बैठने तक तो ये बेहिस्सो हरकत थे। शायद उस इंजेक्शन का असर था जो वहां से लाते वक्त मेरी गर्दन के नजदीक लाया गया था, या फिर यह भी मुमकिन है मेरे दुश्मनों ने मुझे अपने हाथ पाँव का करने के लिए कोई और तरकीब आजमाई हो। दुश्मन कभी आसानियां और सहूलतें फराहम नहीं करता। अगर इन यहूदियों ने मेरे जिस्म को हरकत के काबिल बना दिया था तो इसका मतलब यही था वो किसी और अंदाज में मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा पाबंद बना चुके थे। मैं वापस मैट्रेस पर आकर बैठ गया और इसके बारे में सोचने लगा। इस कोठरी का वायर रोदन वो मुख्तसर सी खिड़की थी जिसमें स्टील की मजबूत सलाखें नस्ब थी। मैं उस सलाख को झुंझोड़ कर अंदाजा लगा चुका था कि वो दीवार में बहुत दूर तक ठुकी हुई थी। उसे निकाल कर बाहर करना आसान काम नहीं था। बफरते महाल अगर मैं ची की कुव्वत को आजमा कर खिड़की को सलाख से फारिग कर भी देता तो भी 8 बाई 10 इंच के खला से बाहर निकलना नामुमकिन था। गोया उन्होंने मुझे क्या असीरी है क्या रिहाई वाली आजादी दी थी। मैं मैट्रेस पर नींद दराज हो गया। इस गद्दे पर फैल कर लेटना तो मुमकिन ही नहीं था। मेरी टांगें घुटनों से नीचे फर्श पर आ जाती। अगर पाँव को गद्दे पर रखता तो कंधे गर्दन समेत फर्श से जा टिकते। ये बड़ी मुज़ीका खेज सूरत हाल थी। मैं सटपटा कर रह गया और अपने हालात पर गौर करने लगा। साहिल के हवाले से एक सवाल जहन में जमकर बैठ गया था। कराची में शुएब गोरी और फिर बाद में तोते की चूंच जैसी दाग वाले यहूदी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि साहिल किसी बेशबा खजाने के राज से वाकिफ है जिसकी रूहानी अहमियत भी है, और यही बात मुझे हजम नहीं हो पा रही थी। मैं साहिल के बारे में ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन यहूदी लाबी की सरगर्मी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं इस सिलसिले में जितना सोच रहा था उतना ही उलझता चला जा रहा था। मेरी सोच इस कोठी की पथरीली दीवारों और छत से टकरा कर वापस आ जाती और मुझे हर हाल में साहिल एक सीधी सादी और मासूम लड़की नजर आती। वो पगली तो अपने हुस्न और शबाब के खजाने का पूरी तरह इदराक नहीं रखती थी। किसी अर्दी या समावी खजीने से क्या वाकिफ होती। अचानक मेरे जहन में रोशनी का एक जमाका सा हुआ और सोच का फकीरवा अलास्का की इस कोठी से परवाज करके काठमांडू के मुजाफात में पहुंच गया। मेरी निगाह उस कोठी की चटानी छत पर टिकी थी, लेकिन तसव्वुर की आंख से मैं पगोड़ा नुमा बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह को देख रहा था। तसव्वुर और तखय्युल हैरत अंगेज रफ्तार से उड़ान भरते हैं और पलक झपकने में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। काठमांडू के इस मुजाफाती पहाड़ी इलाके में नागबाल के खून ख्वार आदमी मेरे ताकुब में थे। मैं जख्मों से चूर सिम्बा को संभालने अपनी जान बचाते हुए उस इबादतगाह की तरफ निकल आया। साल यानी दन्नों से मेरी पहली मुलाकात उसी बुद्ध इबादतगाह में हुई थी। वो अपने माँ बाप के साथ वहाँ रहती थी। साहिल दन्नों का बाप थूंची बुद्ध बख्शू नहीं था, ताहम उस इबादतगाह का इंतजाम और इंसराम उसी के जिम्मे था। थूंची 15 साल पहले अपनी बीवी बीर जानी की इज्जत बचाते हुए उस इबादतगाह तक पहुंचा था जो हजारों साल से दरिया के किनारे एक को के दामन में मौजूद थी। ये तमाम वाकयात तफसील के साथ मेरी दास्तान के इब्तदाई हिस्से में बयान किए जा चुके हैं। थूंची मुझ पर अंधा एतमाद करने लगा था। उसके मुताबिक मैं पुरस्रार शक्तियों का मालिक एक ऐसा सच्चा इंसान था। इसी एतबार और ख्याल के नतीजे में उसने मुझे इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा एक सरबस्ता राज से भी आगाह कर दिया। मैं उसकी मुय्यत में मुख्तलिफ खुफिया और पुरस्रार रास्तों से गुजर कर इबादतगाह के तय खाने में पहुंच गया था, जहां महात्मा बुद्ध का 10 फुट बुलंद सोने का मुजस्मा इस्ताता था जिसका घेर किसी भी तौर 5 फुट से कम नजर नहीं आता था। उस खाने और वहां तक पहुंचने वाले तवील खार में भी जा बजा सोने की डलियां पड़ी हुई थी। इसी तरह दीवारों पर भी सोने की मखसूस आबोताब दिखाई देती थी। मैं उस हैरत कदम में शशदर खड़ा था। मैंने इतना ज्यादा सोना किसी एक जगह पहले कभी नहीं देखा था। थूंची ने इस मौके पर मुझे बताया कि इस राज से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। हर दौर का दिलाई लामा और उसके काबिले एतमाद चंद अफराद इस इबादतगाह की हिफाजत करने वाले किसी शख्स को भी दिलाई लामा का मोतमिद खास तस्वुर किया जाता है। मैंने थूंची से पूछा वो मुझे क्यों इस राज से आगाह कर रहा है, तो उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया था कि मैं भी दिलाई लामा की नजर में काबिल एतमाद हूँ। कहीं ये कमबख्त यहूदी उस खजाने की तलाश में तो नहीं सर पटक रहे। ये सवाल अगरचे बहुत अहम था, लेकिन मैं इससे पूरी तरह मुतमईन नहीं था। ये ठीक है वो एक बेशबहा खजाना था। अगर दिलाई लामा की निगरानी में था तो उसकी रूहानी हैसियत और अहमियत भी मुसल्लम थी।
मगर साहिल धन्नो को उस राज के साथ नथी करना समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो लोग उस खजाने के वजूद से आगाह थे तो फिर ये भी जरूर जानते होंगे कि ये राज सिर्फ थूंची तक महदूद था। उसने अपनी बीवी या बेटी को इस राज में शरीक नहीं किया होगा और थूंची अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। नागबाल के वहशी बेड़ियों ने थूंची और बीर जानी को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया था। यह बात सिर्फ मुझ तक महदूद थी कि मुझे धन्नो के साथ उस तय खाने में छुपने की जरूरत पेश आई थी और मैंने यकीन कर लिया था कि वो पहली मर्तबा उस जादू नगरी में उतरी थी। बहरहाल वो सोने के उस राज से वाकफियत हासिल कर चुकी थी। अगर इस बुनियाद पर यहूदी लाबी धन्नो की तलाश में थी तो फिर उन्हें इतनी शिद्दत से मेरी भी जरूरत होना चाहिए थी। अगर जिस वक्त हम दोनों उनके कब्जे में थे ताम वो लोग अव्वल आखिर साहिल को मुझसे अलग तस्वुर कर रहे थे, उसके मामले को मुझसे जुदा बयान कर रहे थे। पता नहीं ये कैसा गोरख धंधा था। मेरा दिन सोच सोच कर मकड़ी के जाले की सूरत इख्तियार करने लगा। इससे पहले कि मैं इस तारे अनकबूत में फंस कर रह जाता मुझे चौंक जाना पड़ा। बाहर कदमों की आवाज उभरी थी। ये मखसूस चाप कोठरी की इकलौती खिड़की के रास्ते मुझ तक पहुंची थी। यकीनन कोई शख्स इस तरफ आ रहा था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैं नहीं जानता था इस खिड़की के पार कोई राहदारी थी या कोई खाल वगैरह। इधर से मुनासिब रोशनी कोठी के अंदर पहुंच रही थी, ताम इस रोशनी का माखज दिखाई नहीं देता था। अंदर का उजाला बाहर का रहीने मिन्नत था। मैं सब्र और सुकून के साथ आने वाले का इंतजार करने लगा। फिर खिड़की में मुझे उसकी सूरत नजर आ गई। वो रुका, एक लम्हे के लिए झुका, फिर सीधा हो गया। मुझसे निगाह मिली तो उसने खिड़की के करीब आने का इशारा किया। इससे पहले कि मैं मैट्रेस छोड़ता वो एक मर्तबा फिर झुक गया। मैं उस कदमों के साथ खिड़की की जानिब बढ़ गया। वो खिड़की उस दीवार के ऐन वस्त में निकाली गई थी, 3 फुट 8 इंच ऊपर और इतनी ही जगह नीचे थी। मैं खिड़की के नजदीक पहुंचा तो झुका हुआ शख्स एक बार फिर खड़ा हो चुका था। वो शक्ल और सूरत से कोई अमरीकी ही नजर आता था। उसने सिक्योरिटी गार्ड वाली वर्दी पहन रखी थी। मुझे उसके हाथ में एक ट्रे नजर आई। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा तो उस शख्स ने खिड़की के ज़ीरी पोर्शन से वो ट्रे मेरी जानिब धकेल दी। मतलब यही था मैं इस ट्रे को थाम दूं। उस दीवार की चौड़ाई लगभग 2 फुट थी। तम स्टील की मजबूत सलाख दीवार के अंदरूनी किनारे के करीब नस्ब थी ताकि दीवार की चौड़ाई का फायदा सेद को नहीं बल्कि सियाद को पहुंचे। ट्रे सलाख के नीचे से मेरे हाथों में पहुंच चुकी तो वो शख्स एक दफा फिर झुका। मैं खामोश खड़ा ट्रे थामे उसकी कार्रवाई देखता रहा। उसका चेहरा हर किस्म के तासरात से आ रही और जबान खामोश थी। 2-3 मरतबा झुकने और उठने के बाद उसने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। इस उठक झुचक के नतीजे में खाने पीने की चंद अशिया ट्रे में मुंतकिल हो गई। वो इन चीजों को ट्रे में रखकर वहां तक पहुंचा था, फिर एक मुतासर करने वाले अंदाज में कोठरी में मुझ तक पहुंचा दिया था। मैंने ट्रे को थामे थामे उसकी नीली आंखों में झांकते हुए पूछा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? तवक्को के मुताबिक मुझे उससे सवाल का जवाब नहीं मिला। उसी कोठी गार्ड ने बड़ी सरमोई से मुझे घूरा और उसी जानिब कदम बढ़ा दिए जिधर से वो आया था। मैं ट्रे लेकर मैट्रेस पर आ गया और खाने पीने के इन लवाजमात का जायजा लेने लगा। एक खूबसूरत और साफ सुथरे मग में खुशबू उड़ाती काफी थी। एक गोश्त की अजीबो गरीब डिश थी। चंद स्लाइस थे, जाम और जेली के साशे थे और 2 डिनर के रोल थे। ये बड़ा निराला कम्बिनेशन था। किसी भी शय की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले मैंने उस तयशुदा कागज को उठा लिया जो डिनर रोल के नीचे दबा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे बात करना गवारा नहीं किया था तो क्या हुआ, वो लोग शायद तहरीरी तौर पर मुझसे मुखातिब हो रहे थे। मैंने तयशुदा कागज खोला और पढ़ने लगा। लाइस इसलिए इस अंग्रेजी में मुझे मुखातिब करते हुए लिखा गया था, मिस्टर वैदान, ये तुम्हारा नाश्ता है, बेफिक्र होकर हर शय खा सकते हो। हमने किसी भी आइटम में कुछ नहीं मिलाया। तुम्हारी जिंदगी हमें बहुत अजीज है क्योंकि तुम हमारे लिए मुस्तकबिल करीब में बहुत मुफीद साबित होने वाले हो। आधे घंटे बाद बर्नार्ड ल्यू तुमसे मुलाकात करेंगे, लिहाजा खा पी कर अच्छी तरह फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहना नहायत जरूरी है। इस मुख्तसर सी तहरीर ने मुझे मखमसे में डाल दिया। इस तहरीर का तखातुब अल्फाज और अंदाज से दोस्ती झलकती थी। कराची से एंकरेज तक हमारे साथ जो सलूक किया गया था वो बदतरीन दुश्मनी का गुमाज था। अलबत्ता एंकरेज की इस आलीशान इमारत में हमें खुसूसी ट्रीट दिया गया था। बहरहाल ये तहरीर मेरी समझ से बाहर थी। गालिब इम्कान यही था कि यहूदी कोई नहायत ही खतरनाक चाल के मूड में थे। उनका ये ताज़ा तरीन रवैया खासा उलझा हुआ था। पता नहीं ये बर्नार्ड ल्यू कौन था और मुझसे किस सिलसिले में मुलाकात करने वाला था। इस तहरीर में बर्नार्ड ल्यू को जिस इज्जत और एहतराम से बयान किया गया था उससे तो यही लगता था वो इनका कोई नहायत ही अहम आदमी था। वो कोई रब्बी वगैरह भी हो सकता था। मैंने वॉशरूम का मुआयना करने के दौरान में बेसन पर खड़े होकर चंद छपाके अपने चेहरे पर मार लिए और हाथों को भी अच्छी तरह धो लिया। लिहाजा नाश्ता शुरू करने से पहले किसी तरद्दुद की जरूरत नहीं थी। इस वक्त मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। ट्रे में मौजूद सामान्य खुर्दो नोश इस भूख के सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। ताहम मैंने इस मौके पर बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा किया। सालन की डिश को तो मैंने बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया। पता नहीं वो कौन से ऐसे वैसे जानवर का गोश्त था। हालांकि मुझे मालूम था यहूदी जानवर का झटका नहीं करते, बाकायदा ज़िबा करके खाते हैं। फिर भी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आंखें बंद करके इस पर्चे की तहरीर पर भरोसा कर लेता। अगरचे राकमुल हुरूफ ने इस सिलसिले में मुझे बड़ी तसल्ली और तफशी दी थी।
मैंने जाम जेली, स्लाइस और काफी पर इक्तफा किया। बाद में मुझे पता चला अलास्का में बाद नहायत मसलन माकूल जानवर भी पाए जाते हैं, मोटी खाल वाली बड़े साइज की भेड़, गाय, बैल और बर्फानी बकरा। लेकिन मैं किसी किस्म के रिस्क के मूड में बिल्कुल नहीं था। क्या पता घने बालों वाला कोई बर्फानी रीछ मेरे मैदे में उतार दिया जाता। मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि नीली आंखों वाला वो सिक्योरिटी गार्ड खिड़की के सामने नमूदार हुआ। उसने मुंह से एक लफ्ज अदा किए बगैर मुझे बर्तनों की वापसी का इशारा किया। ऐसा महसूस होता था वहाँ नहायत ही कीमती हों, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता हो, या फिर यह भी हो सकता था वो शख्स किसी मसलत के तहत मेरे सामने जबान ना खोल रहा हो और उसे इस सिलसिले में सख्त तरीन हिदायत दी गई हो। ये ख्याल करीम ख्यास था, क्योंकि मुझे मुखातिब करने के लिए भी तकरीरें की बजाय तहरीर का सहारा लिया गया था। मैंने खाली और भरे हुए बर्तनों समेत वो ट्रे उस शख्स को वापस कर दी। ये मुंतकिली उसी तरीके से हुई थी जैसे वो नाश्ता कोठरी के अंदर पहुंचाया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रे में मौजूद सामान का बागौर जायजा लिया और खामोशी से रुखसत हो गया। ट्रे को घूरने का उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हो कि मैंने कोई बर्तन अपने पास तो नहीं रख लिया। थोड़ी देर बाद खिड़की से बाहर एक मरतबा फिर हलचल के आसार नमूदार हुए। मैंने चंद चलते हुए कदमों की आवाजें सुनी और पूरी तरह खिड़की की जानिब मुतवज्जो हो गया। आधा घंटा गुजर चुका था, ये मैंने अंदाजा लगा लिया, वरना वक्त बताने वाला कोई आला मुझे मुयस्सर नहीं था। मैं तो ये भी नहीं जानता था इस वक्त दिन था या रात। मेरे ख्याल के मुताबिक अब मुझे बर्नार्ड ल्यू के पास ले जाया जाने वाला था, लेकिन अगले लम्हे मेरी इस ख्याल की तरदीद हो गई। वो लोग फिलहाल मुझे इस काल कोठरी से निकालने का कोई इरादा नहीं रखते थे। बर्नार्ड ल्यू नामी वो शख्स बनफ से नफीस खिड़की के बाहर पहुंचने वाला था, क्योंकि एक आरामदेह कुर्सी को वहां रख दिया गया था। मज़कूरा कुर्सी दो अफराद ने वहां पहुंचाई थी और वो जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी के साथ कुर्सी वहां छोड़कर वापस चले गए थे। उनके जिस्म पर भी सिक्योरिटी गार्ड वाले यूनिफॉर्म थे। अमरीकी खुसूसन यहूदी वक्त जाया करना पसंद नहीं करते। बर्नार्ड ल्यू ने भी मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराया और कुर्सी वहां पहुंचने के ठीक 5 मिनट बाद वो उसी कुर्सी पर बराजमान हो चुका था। मैं खिड़की के साथ लगा खड़ा था। इस वक्त हम दोनों के सिवा वहां कोई भी नहीं था। बर्नार्ड ल्यू ने मेरी जानिब देखते हुए सर को खफीफ हिफामी जुम्बश दी। शायद ये उसका हेलो हाय का अंदाज था। मैं गहरी नजर से उसका जायजा लेने लगा। उसकी उम्र 80 के करीब होगी, ताहम वो खासा सेहतमंद और फिट था। उसकी चौकसी का मुझे उसी वक्त पता चल गया जब वो तेज और अलर्ट कदमों से चलते हुए इस कुर्सी तक पहुंचा था। उसका कद 5 फुट 10 इंच रहा होगा। सर के बाल और बवें तक सफेद और पेशानी बड़ी हद तक साफ हो चुकी थी। गोया वहाँ एम नमूदार हो चुका था। रंग सुर्खो सफेद, चेहरा बेदवी, आंखें नीली और उसीली, थोड़ी फरबा और चौड़ी जो उसके दौलतमंद होने की अलामत थी। पेशानी की कुशादगी और आंखों की गहराई से जानत मुतरश्य थी। उसने रस्मी अलैक्स रैक को जरूरी ना समझा और बराए रास्त मुझे मुखातिब करते हुए बोला, मिस्टर वैदान, हमारा मेहमान बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? नहायत ही वाहियात। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर शुस्ता अंग्रेजी में जवाब दिया, लगता है तुम लोग मेहमान के मफहूम से ना आशना हो। मेहमानदारी तो बहुत दूर की बात है। वो मेरी इस तुर्श कलामी को बड़े तहम्मुल से पी गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, दरअसल हमारे नजदीक दोस्त और दुश्मन की मेहमान नवाजी के आदाब और तरीका जुदा जुदा होते हैं। मुझे तुम लोग अपना दोस्त समझते हो या दुश्मन? मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में इस्तफसार किया। अगर तुम कहोगे दोस्त तो मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम लोगों ने हमारे साथ बदतरीन दुश्मनों जैसा सलूक किया है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, फिलहाल तुम दोस्त हो और ना ही दुश्मन। तुम्हारा आइंदा रवैया तुम्हारी हैसियत का तयन करेगा। एक लम्हे को मुतवक्किफ होने के बाद उसने इजाफा किया, बहरहाल अब तक तुम्हारे साथ जो भी नारवा सलूक हुआ वो हमारी मजबूरी थी। तुम्हारी खतरनाकी ने हमें बेहद मोहतात बना दिया। मैंने उससे अपनी खतरनाकी की तफसील नहीं मांगी और बराह रास्त मकसद की बात की तरफ आ गया। मैं भी एक लम्हा जाया करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने पूछा, तुमने मेरे आइंदा रवैये और हैसियत के तयन की क्या बात की है? खासे समझदार हो, वो सराहने वाले अंदाज में बोला, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम तुम्हें दोस्त बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो जिंदगी भर ऐश करोगे। मैंने इस तरारी लहजे में पूछा, तुम कौन लोग हो? हमारा ताल्लुक यहूदी लाबी के एक आला व अरफे तबके से है। तुम लोगों ने अमेरिकी CIA के ताउन से मुझे अलास्का पहुंचाया। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, यह भी तो ऐन मुमकिन है मैं इस वक्त CIA वालों के दरमियान हूँ। मैं तुम्हें ऐसा सोचने से रोक तो नहीं सकता। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि हमारा ताल्लुक CIA और FBI वालों से हरगिज नहीं। मैं तुम्हें ऐसा सोचने से रोक तो नहीं सकता। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा हमारा ताल्लुक CIA और FBI वालों से हरगिज नहीं। हम जिस यहूदी तंजीम से वाबस्ता हैं उसका नाम JDP है। ये राज हमारे चंद खास लोगों तक महदूद है। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कभी उम्मीद है कि हम तुम्हें अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो जाएंगे और बफर्ज़े महाल अगर ऐसा नहीं हो सका तो भी तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। तुम नहीं जानते इस वक्त तुम कहाँ हो और आइंदा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके अल्फाज में छुपी हुई धमकी को मैंने बड़ी वदाहत के साथ महसूस किया। वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, मिस्टर ल्यू, चलो मैं तस्लीम कर लेता हूँ तुम CIA या FBI वाले नहीं, लेकिन तुमने जिस तरह CIA वालों के ताउन से मुझे मजबूर और बेकस बनाकर यहाँ तक पहुँचवाया है उससे तो यही जाहिर होता है वो लोग तुम्हारे लिए काम करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम लोगों का अच्छा खासा असर है उन पर।
तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। CIA हो या FBI या फिर पेंटागन हो, ये इदारे हमारे इशारों पर नाचते हैं। तुम्हें JDP की ताकत का शायद अंदाजा नहीं। JDP का लफ्ज या अल्फाज मेरे लिए नए हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अलबत्ता मैं इतना जरूर जानता हूँ, यहूदी लाबी इस वक्त बहुत ताकत में है। अमेरिका का सिदारती निज़ाम उनकी मर्जी के मुताबिक चलता है। वो जिसको चाहे कुर्सी सदारत पर बिठा दें और जिसे चाहे अवाम की निगाह में जलील और रुसवा करा दें। वो फखरिया अंदाज में मुस्कुराया, उसके करस चेहरे पर मुस्कुराहट ने अजीब सा तासर उबारा। फिर वो रौनक भरे लहजे में बोला, हम किंग मेकर हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी हुक्मरानी है। हम लोग कौमों और मुल्कों की तकदीर लिखते हैं, तुम हमारी दोस्ती पर नाज करोगे। मैंने उसे घिसने की खातिर पूछा, मुझ पर संगीन इल्जामात आयद करके पाकिस्तान से यहाँ लाया गया है और अब तुम मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। मैं तो तवक्को कर रहा था कि मुझे DC पहुंचाया जाएगा, मुझ पर मुकदमा चलेगा और सख्त तरीन सजा से गुजारा जाएगा, जैसा कि तुम लोग एमल कासी के साथ करने वाले हो। मगर तुम्हारा हालिया रवैया देखकर मैं उलझन में पड़ गया हूँ। ये तुम लोगों की कौन सी पॉलिसी है? एक तो तुम्हें गैर मुतल्लक लोगों को अपने साथ नथी करने का बड़ा शौक है, उसने बुरा समूह बनाते हुए कहा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं तड़प कर रह गया। एमल कासी से वाकई मेरा कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं था, लेकिन धन्नू यानी साहिल तो मेरी रगे जां की हैसियत रखती थी और वो मनहूस बर्नार्ड ल्यू से गैर मुतल्लक कह रहा था। मेरे चेहरे पर उभरने वाली नागवारी के तासरात को उसने फौरन नोट कर लिया। एक तो तुम मशरकी लोग खुसूसन पाकिस्तानी बहुत जोशीले और जज्बाती होते हो। तुम में तहम्मुल बर्दाश्त नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे एहसासात को जरा सी ठेस लगे तो फौरन भड़क उठते हो। मैंने उसके तबसरे पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार उस तोता मार का नाक वाले यहूदी ने भी किया था। मैं खामोशी से बर्नार्ड ल्यू को घूरता रहा तो उसने वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि एमल कासी अमेरिकी CIA का मुजरिम है। उसने नहायत ही अहम अमेरिकी एजेंट्स को कत्ल किया था। CIA वालों ने उसे पकड़ने के लिए वक्त और डॉलर बेदरीग खर्च किए। अब इस पर अमेरिकी कवानीन के मुताबिक बाकायदा मुकदमा चलेगा और उसका जो भी हशर होगा वो दुनिया देखेगी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, शायद ये बात तुम्हारे इल्म में ना हो कि एमल कासी एक तवील अरसे तक CIA वालों के लिए खिदमात अंजाम देता रहा है। फिर अचानक उसके दिलो दिमाग में फोड़ा उठा और वो CIA का दुश्मन हो गया। इसी ख्वाह मुखा की दुश्मनी में उसने CIA के एजेंट्स को कत्ल कर दिया। वाकई मुझे ये बात मालूम नहीं थी, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ गैर मुतल्लक मामलात में मत उलझो। मुझे उसका अंदाज बहुत बुरा लगा और मैंने नागवारी से कह दिया, एमल कासी का मामला तो एक तरफ रहने दो, लेकिन साहिल मेरा जाती मामला है, तुम उसे गैर मुतल्लक नहीं कह सकते। वो खामोश नजर से चलने में मुझे घूरता रहा, फिर नहायत ही ठहरे हुए अंदाज में बोला, तुम दोनों की मुकम्मल रिपोर्ट हम तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दरमियान किस किस्म का ताल्लुक है, लेकिन तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं कि जब तक तुम हमारे दोस्त नहीं बन जाते, हम तुम दोनों को आपस में मिलने नहीं देंगे। दोनों मामलात को अलग डील किया जाएगा। हमारी दोस्ती का हाथ थाम लेने में तुम दोनों का फायदा है। शोएब गोरी और बाद अदा CIA के एजेंट की जबानी मुझे मालूम हो चुका था कि यहूदी लाबी साहिल में किसी बेचबहा खजाने की वजह से दिलचस्पी ले रही है। उसी लाबी का एक नुमाइंदा बर्नार्ड ल्यू इस वक्त मुझसे मुज़ाकरात कर रहा था। मैंने सोचा इसको खरीदना चाहिए। मिस्टर ल्यू, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, मुझे पता चला आप लोग किसी कीमती खजाने का राज जानने के लिए मेरी साथी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये क्या चक्कर है? वो मुताद लहजा इख्तियार करते हुए बोला, धन्नो एक अनमोल खजाने के राज से वाकिफ है। वो खजाना मादी और रूहानी अहमियत का हामिल है। हमारे रब्बी मोशे हाइमन उस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। मोशे हाइमन, ये एक नया नाम सामने आया था। ल्यू के लबो लहजे में शामिल अदबो एहतराम ये जाहिर करता था मज़कूरा रब्बी कोई बहुत ही ऊंची चीज था। मैंने कुरीद जारी रखी और सरसरी अंदाज में कहा, साहिल यानी धनो तो एक सीधी सादी लड़की है, तुम किसी खजाने के राज को उससे मंसूब करके मुझे हैरत में डाल रहे हो। वो चंद में टटोलती हुई नजर से मुझे देखता रहा, फिर इस्तफसार किया, क्या तुम उस खजाने के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? मैंने बेपरवाही से नफी में गर्दन हिला दी। वो बेयकीनी से बोला, धनो तुम्हारे बहुत करीब रही है। मेरा ख्याल उसने इस बारे में कभी ना कभी तो जिक्र किया होगा। अगर उसने ये बात मुझे बताई होती तो मैं पहली फुर्सत में वो खजाना खोदने निकल खड़ा होता। मैंने खालिसतन अमेरिकी मिजाज का मुजाहरा करते हुए कहा। वो मानिखीज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम्हारी बात पर यकीन करने को दिल चाहता है। ये धनु बहुत ही गहरी और मजबूत लड़की है। अभी तक उसने हमें भी कुछ बता कर नहीं दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने ट्रेब में ला रहा था। अचानक मैंने एक बाउंसर मार दिया। कहीं उस खजाने का ताल्लुक बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह से तो नहीं? बर्नार्ड ल्यू नीची और सीधी बाल पर काफी रन्स स्कोर कर चुका था। मेरे बाउंसर ने उसे हवास बाख्ता कर दिया। बेसाख्ता उसकी जबान से निकल गया, हाँ वो खुफिया खजाना उसी इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा है। मैं लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर उसकी नीली आंखों में झांकने लगा। अगली लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था।